यस हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द प्रेप हॉरिजन चैनल। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी लगातार आप लोग का ये डाउट है, ये क्वेरी है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि सर हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द गेट जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग पेपर। और अगर गेट जियोमेटिक्स 2027 की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट अगर आज से बात करें तो अप्रॉक्स 9 मंथ्स का ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है वो लेफ्ट है। तो इस टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए और कैसे इस टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें और फाइनली उसको एक फ्रूटफुल रैंक में कन्वर्ट कर पाएं, उसके बारे में इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। कंप्लीट इस सेशन को आपको वॉच करना है और यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉमन क्वेरीज जो हैं, डाउट्स हैं रिलेटेड टू द गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर, वो सभी यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में सॉल्व होने वाले हैं। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, let me introduce myself for those who are new to this channel. I am Kshitiz Sachan. I have completed my सिविल इंजीनियरिंग। और अगर मैं बातचीत करूं तो गेट एग्जाम में लगभग 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। आई एम डीलिंग विद द गेट एग्जाम एंड आई हैव सिक्योर्ड द गेट multiple times. I have secured the rank with the multiple papers and my best gate rank is that is AIR 30. So based on my experience, अगर मुझे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना हो और कैसे इस टाइम को मैं इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगा ताकि आप अपने इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं ताकि गेट 2027 में हम टारगेट कर सकें टॉप 50 रैंक में। क्योंकि गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर की अगर बात किया जाए तो जैसा आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। तो इसके बारे में भी हम लोग सेपरेट एक सेशन में बातचीत करेंगे कि क्या गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, क्या गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग को भी हमें सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए, क्या इसमें क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या हम हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सभी पे भी डिस्कशन किया जाएगा। बट इस सेशन में अगर आप गेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए 100% यूजफुल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो हैं आपके दिमाग में, जो कहीं ना कहीं आपके इस प्रिपरेशन को डिस्टर्ब कर रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी ताकि आप क्लियर माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। चलिए तो सेशन में बातचीत कर लेते हैं बेटा। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि अगर अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, अभी अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेसिक लेवल पे है तो कैसे मैं टारगेट कर सकता हूं टॉप 50 रैंक में। ये जो हमारे पास अप्रॉक्स 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है, व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। पेपर की अगर बात करें जनरल पैटर्न, जिससे आप सभी लोग अवेयर होंगे, अगर नहीं अवेयर हैं तो मैं क्विकली बता देता हूं। गेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है बेटा, फरवरी के सेकेंड वीक में होगा। फरवरी सेकेंड वीक में आपका ये एग्जाम होगा। 2027 के लिए अगर हम लोग रेफरेंस में बात करें, 65 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर की एक जनरल बातचीत करूं तो पेपर का पैटर्न क्या है, जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है और कोर इंजीनियरिंग दैट इज रिलेटेड टू द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, ये पार्ट आपको देखने को मिलता है। जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसका वेटेज जो है बेटा वो फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सारी चीजें सुनिएगा ताकि जो इस पर्पज है इस सेशन का वो फ्रूटफुल हो पाए। तो 15 मार्क्स का वेटेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट विल कंसिस्ट ऑफ योर 15 मार्क्स। तो ये बहुत स्कोरिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये फिक्स पैटर्न है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड में 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क के 5 क्वेश्चन होने वाले। इट विल कंसिस्ट 15 मार्क्स, मतलब अब बचा 85 मार्क्स। 85 मार्क्स में आपका कोर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है 1 मार्क के प्रॉब्लम में और 2/3 निगेटिव मार्किंग है आपके 2 मार्क के प्रॉब्लम में। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो गेट में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एनएटी दैट इज द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन।
ये जो नेगेटिव मार्किंग मैंने यहाँ पर मेंशन की है, ये केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन में होती है। बात की जाए अगर एनएटी और एमएसक्यू क्वेश्चन की, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग ओनली विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग इन द केस ऑफ एनएटी एंड एमएसक्यू। ये भी ध्यान रखना आपको, एनएटी और एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे पहले बेटा आपको आइडेंटिफाई करना हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को। सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करना है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएं, लेकिन अगर आपको लगता है ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप कॉलेज गोइंग हो, आप और जॉब में हो, और साथ साथ इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे हम लोग अपने एफर्ट्स को फाइनली रैंक में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले अगर गेट एग्जाम की बात किया जाए, किसी भी पेपर की अगर बात किया जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको गेट एग्जाम के पैटर्न को समझना। और गेट एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करने के लिए सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें। अब प्रॉब्लम यह है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के साथ कि अभी हमारे पास केवल और केवल 5 इयर्स के पीवाईक्यू अवेलेबल हैं, क्योंकि ये रिसेंटली पेपर ऐड हुआ था 5 साल पहले। तो अब तक टोटल 5 पेपर हुए हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के, तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ये पांचों पेपर की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर चीजें शेयर करने वाला हूँ बेस्ड ऑन द एनालिसिस, कि आपको अगर कम टाइम में टारगेट करना है तो किन सब्जेक्ट्स को, किन टॉपिक्स को टारगेट करना चाहिए। तो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, तो जो आप पढ़ते हैं लैंड सर्वेइंग और कुछ एडिशनल पार्ट है मैपिंग से रिलेटेड, इसका आपका इस पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है। अगर आउट ऑफ 85 मार्क्स बात किया जाए, तो 20 से 25 नंबर का वेटेज केवल और केवल सर्वेइंग, लैंड सर्वेइंग, मैप्स का रहने वाला है। तो एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है। ऑलमोस्ट 30 मार्क्स में आप देखते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाते हैं गेट में, लगभग किसी भी पेपर की अगर बात करें जो मेन पेपर है आपके, और 60 प्लस में आपकी टॉप 10 में रैंक आने वाली है इस पेपर में बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा। तो मेरे को अगर 70, 75, 80 मार्क्स टारगेट करना है, तो कैसे हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस समझना है सर्वेइंग की, 20 to 25 मार्क्स है और ये स्कोरिंग है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सर्वेइंग आपके इस पेपर के अलावा भी बहुत सारे पेपर का पार्ट्स है। गेट के लिए अगर सर्वेइंग की बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर है, माइनिंग इंजीनियरिंग में का एक पेपर है, एग्रीकल्चर का ये पेपर है। तो सर्वेइंग कभी कहीं ना कहीं आपने सभी जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, बेसिक सर्वेइंग का आइडिया सभी को होता है, यस और नो। तो उसी को थोड़ा सा और इनहेंस करना है, बेसिक कंसेप्ट वही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको, बिकॉज जियोमेट्रिक्स पेपर इज ऑल अबाउट द सर्वेइंग फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, तो बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्वेइंग को टारगेट करेंगे, और उसके बाद अगर बात करें तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस 15 से 20 नंबर का वेटेज है इन दोनों टॉपिक का। फोटोग्रामेट्री 10 से 12 नंबर, जीपीएस और जीएनएसएस की बात किया जाए तो 8 to 10 मार्क्स। तो अगर आप इन्हीं वेटेज को देखते हैं, मैं मिनिमम लेके चलता हूं तो 20, 35, 45 और ये आपका हो गया 52 मार्क्स। 52 और प्लस 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। और अभी मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेंशन नहीं किया है, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो लगभग ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 15 मार्क्स का वेटेज है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इस पूरे पेपर को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कोर टेक्निकल जिसको आप बोल सकते हैं, तो इट विल कंसिस्ट ऑफ योर 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अप्रॉक्स 15 मार्क्स, और ये बचा आपका 70 मार्क्स। और 70 में यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली लगभग 60 से 65 नंबर का आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, केवल अगर आप इन टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं। क्लियर है बात सभी को? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, लगभग अगर आपके पास 8 से 10 मंथ का टाइम है, और इस टाइम को आप इफेक्टिवली प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप यूटिलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आई एम फॉर श्योर आई कैन से कि यू विल एबल टू गेट द गुड रैंक, यू विल एबल टू सिक्योर द रैंक अंडर द टॉप 50, और उसके बेसिस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो आपके हायर स्टडीज में हो, रिसर्च में हो, या फिर आपके जॉब में हो, हेल्पफुल होने वाली है। तो यस, ये ऐसा अचीव किया जा सकता है। वॉट एवर आई हैव अचीव्ड, वॉट एवर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड अंडर माई गाइडेंस, केवल मैं आपको वही बातें बता रहा हूं
कि हाँ, आप उस पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल आप इसको अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड द रैंक इन टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 इन दिस गेट ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर किया और आज उन्होंने बहुत अच्छी रैंक अचीव की है और उसके बाद बहुत अच्छे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, यहाँ पर सभी लोग अपने हायर स्टडीज के लिए जा पा रहे हैं। चलिए तो आगे बातचीत कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। बस ये 15 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो इसको भी टारगेट करना है। क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, फाउंडेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको रिक्वायर्ड है, ये ध्यान देने वाली बात यह है, अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में जो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, दिस मैथमेटिक पोर्शन इज डिफरेंट। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों जगह है बट दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो ये मत समझिएगा कि जो आप वहां पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए या और किसी कोर ब्रांचेस के लिए पढ़ रहे हैं वो सेम चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। सिलेबस इज डिफरेंट और दोनों का सिलेबस अवेलेबल है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट एक मेंशन कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे मैंने बताया, बेसिक मैथ हो गया, सर्वेइंग के फंडामेंटल हो गए, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, टेक्स्ट बुक के थ्रू या क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू जो हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके थ्रू आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मैंने क्या बोला सर, दिस पेपर इज ऑल अबाउट ऑफ सर्वेइंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल के डिस्कशन को आप तभी रिलेट कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको और सबसे ज्यादा टाइम जो आपको डिवोट करना है वो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्टार्टिंग का जो, और आप इससे अगर आप इसको टारगेट करते हैं तो बेसिक से ही केवल आप 40% सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा अगर आप और कुछ भी जानना चाह रहे हैं, ऑल्दो मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस सेशन में सारी चीजें मैं कवर कर दूं, उसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो आप सभी लोग को मैं बता दूंगा हाउ यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी और कैसे आप अपनी क्वेरीज को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रेप हॉरिजन के ऐप में जाकर आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वे दैट आई विल मेंशन, तो डोंट वरी फॉर दैट। इसके बाद जब आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया, नाउ इन द सेकेंड फेज मूव टू द कोर सब्जेक्ट। अब कोर सब्जेक्ट में जितना भी आपका मॉडर्न सर्वेइंग वाला पार्ट है, यहां पर आपको मॉडर्न सर्वेइंग वाले पार्ट को बहुत डिटेल में कवर करना होता है। नॉट लाइक कि जो आप बाकी पेपर्स में सर्वेइंग का वेटेज बहुत कम रहता है, 4 to 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, तो आप वहां पर उस तरीके से चीजों को कवर करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। बट इस पेपर के लिए अगर आप जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो केवल इन सब्जेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल से काम नहीं चलेगा, इनको इन डेप्थ आपको स्टडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लाइक रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, फोटोग्रामेट्री, जीपीएस, इमेज प्रोसेसिंग, और साथ साथ आपको इस सेकेंड फेज में जो जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और जो भी अवेलेबल आपके पास पीवाईक्यू है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है, उसको करना है। और इससे कोशिश करना है कि 80 से 85% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो जितने भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस में भी सबसे ज्यादा जो रोल रहने वाला है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहने वाला है। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट स्किप द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को स्किप करना कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पेपर रिलेटिवली नया है, पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है, चीजें बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है। तो कभी भी आपको इस पेपर में कुछ नया देखने को मिल सकता है कि सर अभी तक तो पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा था और अभी स्लाइटली नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज हो गया है। तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट दिस, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ पेपर आपके पास ज्यादा अवेलेबल होंगे, तब आप कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो अभी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद जब आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिया, कोर सब्जेक्ट में कमांड आ गई, अब आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है। होता क्या है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्लास में कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और क्लास के बाद जब हम पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं, सच उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। या मैं कहूँ तो लगभग 80 to 90% पीवाईक्यू तो हम क्लास के बाद ऑलरेडी सॉल्व कर लेते हैं। रीजन क्या है
कि क्लास में जो डिस्कशन किया जा रहा है वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके किया जा रहा है, तो उसमें एज सच आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक नए क्वेश्चन को देखते हैं और नए क्वेश्चन में अचानक से हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हाउ वी शुड प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और एक कहीं ना कहीं हर बार एक नए क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में फोबिया रहता है। तो इसलिए अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया है, आपने सिलेबस भी ऑलमोस्ट 80 to 85% कंप्लीट कर लिया है, तो अब सबसे ज्यादा जो काम आपको करना है एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो बहुत यूजफुल होंगे। मॉक क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, इनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, और यहाँ पर आप टारगेट करिए कि 70 to 80% एक्यूरेसी आप मॉक टेस्ट में अचीव कर पाए। जरूरी नहीं है कि आपने सिलेबस पूरा पढ़ा हो, जो कुछ भी आपने पढ़ा है अगर उसमें से फॉर एग्जाम्पल आपने 70% सिलेबस ही कंप्लीट किया है, तो 70% सिलेबस में जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये नहीं हो कि आपने जो पढ़ा है उसमें भी आप सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उसमें भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो 15 से 20% है, तो प्रॉब्लम की बात है। वॉट एवर यू हैव कवर्ड, जो नहीं पढ़ा उसको तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना, उसको तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। बट वॉट एवर वी हैव कवर्ड, जो हम लोगों ने कवर कर रखा है, उसमें भी अगर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको टाइमली एलिमिनेट करना है। तो ट्राई टू अचीव द मैक्सिमम एक्यूरेसी, जो आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे, टेस्ट देंगे और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ग्रेजुअली यू विल एबल टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। ऑल ऑफ द सडन ये होने वाला नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही ये चीजें डेवलप हो पाएंगी। और जब ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो बेटा लास्ट में आता है रिवीजन और फाइनल स्प्रिंट। तो पूरे पूरे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करना, अगर आपने 10 से 12 13 सब्जेक्ट जो आपके मेन हैं, टॉपिक वाइज अगर आप बोल सकते हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है, तो लास्ट में, मतलब ये बात हो रही है दिसंबर जनवरी और जो आपके पास 8 से 10 दिन अवेलेबल होंगे फरवरी में, उस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 2 मंथ्स में कोशिश ये करनी है कि आपके पास दिसंबर और जनवरी, आप अपने पूरे सिलेबस को नवंबर तक कंप्लीट कर लीजिए, और दिसंबर और जनवरी का टाइम केवल और केवल रिवीजन और टेस्ट के लिए दीजिए। लास्ट के 2 महीने में जो किया गया रिवीजन होगा वो बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आप पढ़ते जाएंगे, कंटेंट ज्यादा होगा, सिलेबस ज्यादा होगा, तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। इस पूरे 8 से 10 महीने में जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया है वो हम एग्जाम में फाइनली डिलीवर कर पाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, सीधा सीधा आपको अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो ये आपकी परफॉर्मेंस को खराब करने वाले हैं। तो फाइनली आप ये करने वाले हैं, और इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। अगर आपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, फॉर्मूले जहां पर हैं उन फॉर्मूले को आपको याद करना है, ट्रिक्स अगर हैं तो उनको ध्यान रखना है। कई बार क्लास में हम लोग ट्रिक्स डिस्कस करते हैं, तो ये सारे की पॉइंट्स जो हैं इस प्रिपरेशन के दौरान जो आपने हाईलाइट किए हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज एंड मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो बुक्स अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बुक्स भी मेंशन कर दी हैं। तो सर्वेइंग के लिए बीसी पुरमिया, रिमोट सेंसिंग के लिए बुक मैंने बता दी है, फोटो जीपीएस, जीआईएस, सारी बुक्स ऑल दीज आर मेंशन। बट एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप बहुत ज्यादा बुक्स पे फॉलो कर, ऐसा नहीं कर नहीं सकते और रैंक नहीं ला सकते। बिल्कुल अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो आप इजीली रैंक ला सकते हैं, अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो। क्योंकि जब कभी भी बेटा आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट टू स्टडी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक ऐसा है जो हमारे एग्जाम के लिए कम रिलीवेंट है और हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टाइम मैनेजमेंट आपको बैलेंस करना होता है, और यहाँ पर आपको यहीं पर जरूरत होती है एक एक्सपीरियंस की, कि कोई हो जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि आपको इन चीजों पे इतना फोकस करना है और दूसरी चीजों पे कितना फोकस करना है।
तो लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आपको पता है, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो द बुक। अदरवाइज बुक का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैनेज करने में लास्ट मोमेंट में डिफिकल्टी आ सकती है। बट फॉर रेफरेंस आई हैव मेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 ईयर के पीवाईक्यू हैं, ये इजिली अवेलेबल हैं। ये आपको गेट के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे 5 पेपर्स जो आपके हुए हैं। प्रेप हॉरिजन ऐप पर, प्रेप हॉरिजन की वेबसाइट पर भी आपको ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर तरीके से इसको क्लासीफाई कर रखा है कि आपके पेपर्स भी अवेलेबल हैं। और प्रेप हॉरिजन ऐप पर या वेबसाइट के थ्रू आप जाके इन 5 टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं एज अ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं गेट 2025 का पेपर फॉर एग्जांपल, तो नॉट यू विल गेट द पेपर ओनली ऑन द ऐप, जस्ट गो एंड चेक। वहां पर आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रॉपर 3 आवर्स ड्यूरेशन में उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दैट फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्रेप हॉरिजन वेबसाइट एंड ऑन द प्रेप हॉरिजन ऐप। गो एंड चेक, और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पूरे 5 ईयर के पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मॉक में एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना और कोशिश करना है कम से कम 25, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं तो कम से कम 15 फुल लेंथ आपको टेस्ट पेपर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अपीयर करने हैं बिफोर द फाइनल एग्जाम। ठीक है, अगर आप 15 पेपर कर लेते हैं तो एक तरीके से बहुत हद तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए। और फाइनल एग्जाम में जो सिली मिस्टेक है, हाउ टू हैंडल द प्रेशर, ये सारी चीजें, 3 घंटे तक कैसे हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, कैसे अपने फोकस को मेंटेन रखें। अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन पेपर, फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इसका बहुत बेहतरीन एडवांटेज मिलने वाला है आपको आपके फाइनल पेपर में। जब आप पहला मॉक टेस्ट देंगे 3 घंटे के ड्यूरेशन का, तो यू विल नॉट एबल टू मेंटेन योर फोकस फॉर द इंटायर 3 आवर्स। मार्क माई वर्ड। अगर आप मॉक टेस्ट, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट इधर से उधर से जहां से भी मिला ले तो लेते हैं, बट एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, मेरा ये मानना है कि केवल 15%, 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल फॉलो द मल्टीपल सोर्सेज। सर मेरे पास इस इंस्टीट्यूट का भी फ्री टेस्ट सीरीज है, दूसरे का भी है, तीसरे का भी है, चौथे का भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि आपने इस टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट दिए हैं, कितने मॉक अपीयर किए हैं, देन यू विल गेट टू नो द रियलिटी। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आप किसी भी एक सोर्स को फॉलो करिए जो आपके लिए, जो आपको समझ में आता है, जहां से भी आप कंफर्टेबल हो, बट उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए। डोंट लेट द स्टेप, जो प्रोसेस उसको बीच में स्किप नहीं करना है। क्लियर है बेटा, ये बात का ध्यान रखना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज का डेटा कलेक्ट कर लेंगे बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, जिससे फाइनली वो उसको अपने रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। फॉलो एनी सोर्स वॉट एवर यू वांट, लेकिन आपको कम से कम 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं फाइनल पेपर के पहले, सो दैट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं उस 3 घंटे फाइनल 3 आवर्स ड्यूरेशन के लिए जब आप इस एग्जाम को अपीयर करने वाले। आई होप आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है। जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम सेक्शन वाइज पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हमें एक लिमिटेड दायरे में चीजों को सोचना होता है। यस और नो? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट, तो उस समय मैं पूरा पूरा फोकस अपना कर सकता हूं जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक में। आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट द ऑल रिमेनिंग टॉपिक्स। यस और नो? तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर भी जो आपका होता है वो सेक्शन वाइज ही प्रोवाइड होता है, तो आप सेक्शन वाइज ही पेपर को अटेम्प्ट करिए, जिससे आप छोटे छोटे एलिमेंट्री फोकस के साथ आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। और जनरली एप्टीट्यूड वाला पोर्शन इजी रहता है, स्कोरिंग रहता है, तो इट विल ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में ही अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं अच्छे से, तो आपका पूरे पेपर के लिए जो एनर्जी लेवल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो बूस्ट कर जाता है। और अगर शुरू में ही आपने 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो उससे आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, और उसका असर आपको आगे क्वेश्चंस में दिखता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे पेपर में सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं स्टार्टिंग में, तो डोंट लूज योर टेम्परामेंट। आपको अपने आप को मेंटली मेंटेन रखना है, ताकि आप पूरे 3 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएं और पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक।
देन 1 मार्क के क्वेश्चन, जैसा रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो 2 मार्क के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं गेट में, और कंसेप्चुअल भी ज्यादा होते हैं, बट 1 मार्क से क्वेश्चन को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो पहले आप एप्टीट्यूड वाले पार्ट को करिए, फिर 1 मार्क पेपर को अटेम्प्ट करिए, और इसके बाद जो लॉन्ग कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। गेस नहीं करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम। ठीक है, गेट एग्जाम में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मार्क ABCD कुछ ऑप्शन मार्क कर दूंगा और मेरे नंबर आ जाएंगे, तो भैया निगेटिव में ही आने वाले। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, वैसा ना ही करिएगा। तो डू नॉट गेस। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, आपको अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन। क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, और निगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है। जितने पॉजिटिव मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो ना वो क्वेश्चन गलत होता है केवल, उसके साथ साथ जो आपके पॉजिटिव मार्क्स है उससे भी डिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, चांस के भरोसे नहीं रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कंसेप्ट क्लियर है, अटेम्प्ट करके उसको आंसर को मार्क करना है। तो डू नॉट गेस द आंसर। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो वॉट एवर माई एक्सपीरियंसेस आर देयर, उसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो कंसिस्टेंसी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार आप ऐसा देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने कोई सेशन देख लिया, कोई मोटिवेशनल सेशन देख लिया, कोई ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हो गया, तो टेम्परेरी उससे मोटिवेट होगा और 2 दिन 4 दिन 10 दिन बहुत पढ़ाई करी और फिर 10 दिन के लिए गैप हो गए, फिर कुछ हुआ और फिर 10 दिन बाद पढ़ाई करने लगे। ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसे रैंक नहीं आएगी। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप बहुत ज्यादा मेंटली शार्प नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, ऐसा है नहीं, अगर आपको ऐसा लगता भी है, फिर भी आप इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसिस्टेंसी। तो जरूरी नहीं है कि डेली आप 8 से 10 घंटे 20 घंटे पढ़ें, पढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन वॉट एवर एफर्ट्स आर यू पुटिंग, अब आपको उसको कंसिस्टेंट वे में, गैप नहीं होना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहना है। ग्रेजुअल इंप्रूव करिए, छोटे टारगेट से स्मॉल स्टार्ट करिए, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट द पेशेंस। अगर आप गेट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 1-2 महीने पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, इट इज ऑल अबाउट द पेशेंस। आपको ये जर्नी स्टार्ट करने के साथ साथ कंप्लीट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इसी एनर्जी के साथ भी आप इस अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे तो यू विल हैव अ गुड रैंक। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, मोर देन 85-90% स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं और इस पूरी जर्नी को कंप्लीट ही नहीं करते हैं। तो पहले अपने आप को मेंटली आपको स्ट्रांग कर लेना कि हाँ, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेंगे, और कंसिस्टेंट रहना है। ये 6 to 8 आवर्स है जिसमें आप अपने लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन को मिला के भी, मतलब अगर आप 3 से 4 घंटे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। कभी ऐसा होता है क्योंकि 1 साल तक आपका एनर्जी लेवल सेम नहीं रहेगा, ये भी प्रैक्टिकल है। कई बार कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है जिसकी वजह से आप उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, बट आपको कोशिश करनी है कि आप अपने ड्यूरेशन को कम कर दीजिए, बट कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना, गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से रीस्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब कभी भी आपको लग रहा है कि एनर्जी डाउन है, आपको नहीं उतना अभी आप फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ और भी परेशानी, कुछ और भी काम है, तो उस समय भी आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट आप अपना देते रहिए, ताकि अगर आपकी एक पेस मेंटेन रहेगा तो जब कभी आप चाहेंगे आप अपने आप को फिर से इंप्रूव कर सकते हैं, आप इस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पीवाईक्यू और द गोल्ड माइन सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। अब यहां पर लिखा हुआ 40% क्वेश्चन रिपीट फ्रॉम द पीवाईक्यू पैटर्न। गेट में क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते, बट कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स आर लिमिटेड। अगर आप देखेंगे किसी भी गेट पेपर को एनालाइज करेंगे तो कंसेप्ट्स आर लिमिटेड और कंसेप्ट्स रिपीट्स होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आप हाई स्कोरिंग, हाई यील्डिंग कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उस पर आप प्रैक्टिस करके उस पर, उस कंसेप्ट पे अगर आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो यू विल एबल टू सॉल्व। तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है, क्लास के नोट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, आप 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट में सब सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके शॉर्ट नोट्स।
तो शॉर्ट नोट्स बनाने का भी एक तरीका है, उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, हाउ टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बना पाएंगे, कंप्रेस करना है बेसिकली आपको चीजों को, और इतना कंप्रेस कर देना है कि लास्ट में इजीली उस शॉर्ट नोट्स की हेल्प से मैं पूरे सिलेबस को, इस पूरी 8-10 महीने की जर्नी को, जो भी लर्निंग है उनको हम लोग रिवाइज कर पाए बिफोर द फाइनल एग्जाम। आपने कितना पढ़ा है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट आप चीजों को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है उन कंसेप्ट्स की हेल्प से आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाए। इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी जैसा कि डिस्कस किया है, शुरू में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टारगेट करिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आई होप, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि अगर आप इस बातों को फॉलो करते हैं तो आप गेट 2027 में एक बहुत अच्छी रैंक, मोर प्रिसाइजली टॉप 50 रैंक आप स्कोर कर सकते हैं इन दिस गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर। आई होप इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ और भी जानना चाह रहे हैं इस पेपर के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए, तो यू ऑल कैन पुट योर कमेंट्स, या आप अपने अपने किसी और नए टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। उन सभी कमेंट के बेसिस पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे अगले सेशंस को प्लान किया जाएगा। सो आई होप यहाँ की बातें सभी तक क्लियर हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो प्रेप हॉरिजन आपको ऑफर करता है एक बैच, जिस बैच के, ये बैच ऑलरेडी रनिंग है प्रेप हॉरिजन ऐप पर। तो यू ऑल कैन चेक द प्रेप हॉरिजन ऐप। आप सभी लोग प्रेप हॉरिजन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन चेक द वेबसाइट, और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के कंप्लीट बैच के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट ही है AIR 50 के अंदर रैंक लाना। क्या मिलने वाला है इस बैच में, इसको मैं एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, PYQ, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले हैं, और पर्सनलाइज मेंटरशिप, पर्सनलाइज गाइडेंस। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर माय गाइडेंस फॉर दिस पेपर, तो यू ऑल कैन इनरोल फॉर दिस बैच। यहाँ पर आपको मेरी कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है, कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है इस प्रिपरेशन के लिए, इस पेपर के लिए। चलिए, तो डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वाइज PYQ अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीट्स अवेलेबल हैं, टॉपिक कैसे क्या स्टडी प्लानर होना चाहिए, और एक कम्युनिटी है जहां पर आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो डाउनलोड करिए ऐप, फ्री, स्टार्ट योर फ्री प्रिपरेशन। क्या क्या फीचर्स है, दिस इज द वेबसाइट, दैट इज द www.prephorizon.in। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए। यू ऑल्सो कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अगर बात किया जाए तो इस पेपर से रिलेटेड 800 घंटे के आसपास का आपका कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, और ऐप की अगर ओवरऑल रेटिंग की बात किया जाए, यू कैन चेक, दिस इज द 4.9 आउट ऑफ 5। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, तो आप सभी लोग, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। सो दिस इज माय नंबर, जहां पर आप सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर ऑलरेडी ऐप पर भी अवेलेबल है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यू कैन पोस्ट योर क्वेरी थ्रू द व्हाट्सएप, और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ योर गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग प्रिपरेशन। सो आई होप ये सेशन आप सभी लोग के लिए यूजफुल रहा। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली, और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, लगातार हमेशा मैं आप लोग के साथ अवेलेबल हूं। यू ऑल आर अलाउड, फ्रीली अलाउड टू कनेक्ट विद मी। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप इस सेशन आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहा, और जरूर कमेंट करिए नेक्स्ट सेशन में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जो गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। This was all about for this session. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.